हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी नेट एग्जाम के पैटर्न में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। अभी रिसेंट 2-3 इयर्स पहले तक जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो और अब आज के टाइम पे जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो काफी हद तक अलग है और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी चेंज किए जा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा, बताऊंगा कि पहले किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो अब वो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। अब न्यू टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो मैं आपको पीवाईक्यूज यहाँ पर पीवाईक्यूज के थ्रू समझाऊंगा, प्लस मैं पीवाईक्यूज को एक्सप्लेन भी करूंगा किस तरीके से आपको इन पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ताकि विद इन टाइम लिमिट आप पेपर को अटेम्प्ट कर सके, आपका क्वेश्चन पेपर छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही पेपर दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, बिकॉज यहाँ पर मैं लास्ट 5 इयर्स का एनालिसिस करने वाला हूं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अलावा हमने आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया है, तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पे आपको क्लासेस के लिंक होते हैं वो शेयर कर देता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, फिर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, तो वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो गाइस इन सभी के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, तो मेक श्योर आप हमें फॉलो करें ताकि आपको रिसेंट अपडेट मिलते रहें। हम आप सभी के लिए रिवीजन सीरीज लेकर के आए हैं, रिवीजन सीरीज 3.0। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे शाम को क्लास देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हम पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं मिनिमम टाइम में। आप देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 की जो पहली यूनिट है 30 मिनट्स के अंदर हमने इसको फिनिश कर रखा है, कंप्लीटली टू द पॉइंट, एग्जाम टारगेटेड यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट 30 मिनट्स के अंदर, रिसर्च एप्टीट्यूड 30 मिनट्स के अंदर, आरसी हमने आपको एक्सप्लेन किया, कंप्लीट क्वेश्चन बताया किस तरीके से सॉल्व करना है, कम्युनिकेशन 30 मिनट्स के अंदर, मैथमेटिकल रीजनिंग वाली यूनिट 45 मिनट्स के अंदर। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने में ये सीरीज आपकी काफी हेल्प करने वाली है। इस सीरीज का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो मेक श्योर आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। तो गाइस देखिए, अब हम समझ लेते हैं कि किस तरह के कितने टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, जहां से आपका डायरेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, उसी में से एक राइट आंसर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको पीवाईक्यूज के थ्रू बताऊंगा, समझाऊंगा किस तरीके के पीवाईक्यूज आते हैं, मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और देन उसका आंसर आपको किस तरीके से करना है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने वाले क्वेश्चन हो गए, मैच ऑफ दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, चूज फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, प्रीमाइज एंड कंक्लूजन सिलोजिज्म जिसको कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के जो पीवाईक्यूज में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको करवाने वाला हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर अब आज के टाइम पर जो ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं, पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन अब बहुत कम पूछे जाने लगे, बिल्कुल ना के बराबर। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मैच ऑफ दी फॉलोइंग पे क्वेश्चन बन रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका चूज फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन। ये तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, पहले भी और अभी भी हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। इस तरह के क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं। स्लोजिज्म के जो प्रीमाइज एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन थे, अब तो बिल्कुल ना के बराबर पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी आज के टाइम पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो आज के टाइम पे क्वेश्चन बन रहे हैं इनको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा किस तरीके से करना है, प्लस जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे उनको भी मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा दूंगा। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को समझेंगे, सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे पीवाईक्यूज को थ्रू। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। गाइस एक क्वेश्चन जो है काफी सारे कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि सर पेपर 1 के लिए हम पीवाईक्यूज की बुक लेना चाहते हैं, पीवाईक्यूज की बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो मैंने ऐसे में आप सभी के लिए मार्केट में काफी सारी बुक्स को ऑब्जर्व किया, अलग अलग ऑथर्स की। तो जो मुझे बेस्ट बुक लगी वो लगी ओसवाल बुक्स की, और जो पीवाईक्यूज की बुक है, लेटेस्ट एडिशन है ये वाला। तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 19 ईयर्स के पेपर इन्होंने दिए हुए, सॉल्व पेपर हैं इसके अंदर, और यहाँ पर इन्होंने 1100 प्लस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया हुआ है। पीवाईक्यू 2017 से लेकर 23 तक जो है टैग कर रखा है इन्होंने ईयर वाइज की, मतलब कौन से यूनिट से कौन से क्वेश्चन बने, तो ईयर वाइज भी इन्होंने टैग कर रखा है क्वेश्चंस को, तो कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। जून का और जनवरी का जो अभी रिसेंट एग्जाम है 2025 में, उनको फुल्ली सॉल्व कर रखा है इन्होंने अच्छे से। अच्छा यहाँ पर मैं बता दूं कि इन्होंने सिर्फ 9 क्वेश्चंस को डाला है, बल्कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, सॉल्व पेपर मिल जाएंगे आपको देखने को, तो जो क्वेश्चंस है वो तो हैं, प्लस इनका एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है इन्होंने हर एक पेपर के एंड में। तो एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, और एक्सप्लेनेशन तो अच्छा होता है, जितना अच्छे से आप एक्सप्लेनेशन समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये बाकी आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने ट्रेंड एनालिसिस भी कर रखा है कि किस तरह के, किस यूनिट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के टाइम पे। तो इस तरह के जो चार्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिला के जो मुझे ये बुक लगी, मुझे बेस्ट लगी, आप इसको परचेज कर सकते हैं मार्केट से,
और इसके जो लिंक हैं परचेज के वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप देखिए कंटेंट में यहाँ पर इन्होंने ईयर वाइज मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से ईयर में जो पेपर इन्होंने डाले हुए हैं, और प्लस इनका जो सॉल्यूशन है वो भी इन्होंने इसमें डाला हुआ है। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका जो बाय लिंक है, परचेज करने का जो लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आप इस बुक को परचेज करके जो प्रैक्टिस करने का जो टाइम बचा है फटाफट से करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अब एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ट्राई करिए। मैंने भी आपको 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की क्लास ली थी, तो आप इस क्लास को भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसी तरह के क्वेश्चंस करवाए थे जो कि आज के टाइम पे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इस क्लास को भी गो थ्रू कर सकते हैं। पहला जो है टाइप आपका डायरेक्ट क्वेश्चन का टाइप है, जैसे कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या है। तो ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इसमें आप कुछ नहीं कह सकते कि कोई स्टेटमेंट गिवन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट पूछ लिया कि हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मेथड पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि हमेशा रहता है। एनटीए का ये रहता है कि हमेशा ये इस तरह के जो क्वेश्चन हम डालते हैं। तो जिसका ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज इट कलेक्ट फैक्ट बाय गोइंग इन द पास्ट इन डिफरेंट पीरियड्स, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड रिटन रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर, डायरीज, लेटर, ट्रैवलर्स अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि हम हिस्ट्री की रिसर्च कर रहे हैं, पास्ट डेटा की रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए हम कलेक्शन भी उसी तरीके से करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आज के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पहले बहुत पूछे जाते थे। पहले ये लगा लो कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके पेपर 1 में हुआ करते थे, और पेपर 2 के अंदर भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते थे असर्शन रीजन बेस्ड। बट अब पता नहीं क्या हो गया, एनटीए ने बिल्कुल पैटर्न ही चेंज कर दिया है। मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, जहां पर आपको असर्शन एंड रीजन देखने को मिलता है, ऐसे बहुत ही ना के बराबर क्वेश्चन मिलेंगे। असर्शन भी है, रीजन भी है, जिसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता था कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है। इस तरह के जो क्वेश्चन है पहले बहुत पूछे जाते थे। अब ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको 150 क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। वो भी मतलब बहुत ही कम चांस है कि देखने को मिले। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनके पूछने का जो पैटर्न है वो काफी हद तक चेंज हो गया है। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं आपके एग्जाम में। वैसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दोनों ट्रू होगा। यहाँ पर ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ जो है वो ट्रू हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आज के टाइम पे नहीं बन रहे हैं, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइज। पहले क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते थे स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट नंबर 1 गिवन होती थी, स्टेटमेंट नंबर 2 गिवन होती थी। आपको दोनों को पढ़ना होता था, फिर आपको बताना था कि दोनों करेक्ट है, मतलब एक करेक्ट है दूसरी इनकरेक्ट है, फिर दोनों करेक्ट है दोनों इनकरेक्ट है। इस तरह की जो चीजें थी पहले बहुत ज्यादा पूछी जाती थी आपके एग्जाम में, बट इसका भी पैटर्न चेंज हो गया है। अब इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेंगे। अब ना के बराबर का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन आ नहीं सकता, आ सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के। तो एनटीए ने ये पैटर्न काफी हद तक चेंज कर दिया है। वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर वो हम देख लेते हैं। अर्थक्वेक ए जो है 5 रिएक्टर स्केल का था, और अर्थक्वेक बी जो था वो 8 स्केल का था। मतलब दो दो अलग अलग अर्थक्वेक दे रखे कि पहले 5 का अर्थक्वेक आया फिर 8 का अर्थक्वेक आया। अब ये बोला गया कि अर्थक्वेक बी जो है वो 1000 टाइम वेव एम्पलीट्यूड कंपेयर टू ए है। तो इसका बताना है आंसर। तो बस देखिए यहाँ पर हम जो डिफरेंस है ना 5 का और 8 का, पहले ये निकालेंगे हम। तो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में 8 का मैग्नीट्यूड और 5 का मैग्नीट्यूड, तो 3 का डिफरेंस हो गया। अब जब 1 का डिफरेंस होता है तो वहां पर 10 टाइम्स ग्रेटर एम्पलीट्यूड देखने को मिलती है। ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि जो शेकिंग है, जो वेव है ना, जो वेव आती है जब भूकंप आता है तो कितना शेक कर रहा है। मतलब कोई जो एक पदार्थ है या कोई ऐसा मटेरियल है जो रखा हुआ है जमीन के ऊपर, तो वो कितना शेक कर रहा है, कितना हिल रहा है ना, तो अपनी पोजीशन से कितना हिला है। तो ये जो हिलने वाली प्रक्रिया है, ये वाली, ये जो एम्पलीट्यूड है इसको दिखाता है कि कितना हिल रहा है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होता है, मतलब जैसे 4 का आया फिर उसके बाद 5 का अगर अर्थक्वेक आ गया तो 1 का डिफरेंस हो गया। तो जब 1 यूनिट का डिफरेंस होता है मैग्नीट्यूड में तो वो 10 टाइम्स से ग्रेटर एम्पलीट्यूड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तो 3 का हो गया। तो 3 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 10 जो 10 टाइम्स बोला गया है, 10 गुना बोला गया है, तो यहाँ पर 10 की पावर क्यूब कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर 3 का जो डिफरेंस है। तो 10 की पावर क्यूब का मतलब 1000 टाइम्स एम्पलीट्यूड हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही बोला गया था कि जो एम्पलीट्यूड है, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है 1000 टाइम्स है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है। तो तीन का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 में 10 का डिफरेंस होता है, 10 टाइम्स होता है, तो 3 का हो जाएगा 1000 टाइम्स। तो ये बोला गया था। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। द एनर्जी रिलीज इन बी इज 3 टाइम्स ऑफ ए, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो फॉल्स हो जाएगी, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगी, 2 जो हो जाएगी वो इनकरेक्ट हो जाएगी। अब जो स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है वो क्यों हुई है ये भी हम देख लेते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज की गई है, हाँ, बाय 31.6 टाइम होती है 1 यूनिट इंक्रीज से। जब मैग्नीट्यूड में 1 यूनिट इंक्रीज होता है तो 31.6 टाइम जो है एनर्जी
रिलीज होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है। तो 3 यूनिट का डिफरेंस था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 31.6 जो है यहाँ पर नंबर, ये आपको याद रखना है। जैसे वहाँ पर हमने ऊपर देखा था कि 10 टाइम्स का जो है ग्रेटर एम्पलीट्यूड होता है, वैसे ही यहाँ पर 31.6 टाइम्स एक मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने पे इतना एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये नंबर आपको याद रखना है, या ये आपको नंबर याद रखना ही पड़ेगा। ये नंबर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। हाँ, क्योंकि 3 यूनिट का डिफरेंस था, तो यहाँ पर हम इसकी पावर 3 कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 31,600 टाइम्स। इतने टाइम्स जो है एनर्जी का जो है रेशियो हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था केवल 3 टाइम्स, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, है ना। 3 टाइम्स बोला हुआ था, जबकि नहीं, 31,600 टाइम्स होगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो फॉलो नहीं करेगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन थे पहले बहुत आते थे, बट अब आज के टाइम पे इस तरह के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं आपके एग्जाम में। मैच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे एग्जाम में। देखो, इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपको सभी का आइडिया नहीं है, आपको एक या दो का आइडिया भी है, तो भी आप इस क्वेश्चन को सही करके आ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पर देखो टिम बर्नर्स ली है, फ्रेड कोहेन है, चार्ल्स बेबेज है एंड जॉन विन वॉन न्यूमैन है। तो गाइस यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो चार्ल्स बेबेज हमने बचपन से पढ़ा है कि जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो चार्ल्स बेबेज है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया है, यानी कि यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा सी का सेकंड हो जाएगा। अगर आपको इतना भी पता है, इतनी भी नॉलेज है, तो भी इस क्वेश्चन की चांस जो ठीक होने के चांसेस काफी ज्यादा हो चुके हैं। जैसे मैं बता दूं, अगर सी का सेकंड हमने पता लगा लिया है, तो सी का सेकंड केवल इस ऑप्शन में, सी का सेकंड यहाँ पर है और सी का सेकंड यहाँ पर है। इन दोनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा। सी का फर्स्ट यहाँ पर, सी का फर्स्ट यहाँ पर है, तो ये तो दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दो ऑप्शन तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। अब यहाँ पर ये तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। तो यहाँ पर 50-50% चांस हो गया आपके क्वेश्चन सही होने के। तो गाइस देखो, इसीलिए मुझे जो मैच ऑफ द फॉलोइंग है काफी इजी क्वेश्चन लगते हैं। मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स अगर थोड़ा सा इस पर कमांड करेंगे, तो आप इस तरह के क्वेश्चन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ल्स बेबेज है, वो ऑप्शन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें से किसी को भी बारे में आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, जैसे टिम बर्नर्स ली हैं, तो इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था, तो यहाँ पर ए का जो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। अगर आपको इतना भी पता है तो आप देखेंगे ए का फोर्थ केवल इसी में है और सी का सेकंड इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब आपने देखा कि मुझे फ्रेड कोहेन के बारे में और जॉन वॉन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बट फिर भी मेरा आंसर सही हो गया। तो इसलिए मैच ऑफ द फॉलोइंग के जो क्वेश्चन है वो मतलब मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली इजी होते हैं। इन क्वेश्चंस में अच्छा स्कोर किया जा सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। इसके अलावा गाइस देखो, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बनते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको करने को दिया जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन है। इसके अलावा पूरी 2-3 स्टेटमेंट भी हो सकती है जिसमें आपको 2-3 फिलअप करवाए जाएं, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो क्वेश्चन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच कवर्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, आपको फिल करना है यहाँ पर आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक ये भी काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये क्वेश्चन जो है किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी 5 यूनिवर्सिटी दे दी अलग अलग और बोला कि बताओ पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी और बाद में कौन सी बनी। अब इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। या ऐसा हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूजीसी हो गया, एआईसीटी हो गया, है ना, या नैक हो गया, या इसके अलावा आपका एनसीईआरटी हो गया, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है वो कब बने, इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाओ, ऐसा भी हो सकता है। ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि एजुकेशन कमीशन जो बने हैं, जैसे कोठारी कमीशन हो गया, नॉलेज कमीशन हो गया, तो पहले कौन बना, बाद में कौन सा बना, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम पे एग्जाम में, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर लेनी एग्जाम के लिए। जैसे इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे कि ये कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात कर रहा है और ये आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कराई है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अगर आपको नहीं आती ब्लूम टैक्सोनॉमी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी क्लास जरूर देखें, जो अभी रिवीजन सीरीज चल रही है। रिवीजन सीरीज की क्लास नंबर फर्स्ट जो थी हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड, जो केवल मैंने 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट यूनिट फिनिश कर दी है, तो इसके अंदर मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी कराया है। तो इस क्लास को आप जरूर देखिए गाइज। आई एम श्योर कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी है। मैंने इतने ईजी तरीके से आपको समझाया है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स को। तो जैसा कि क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। तो इसका जो है आप देखेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है वो रिमेंबरिंग से होती है। जब बचपन में आप रट्टा मारते हो, 2 का पाड़ा याद करते थे, 4 का पाड़ा याद करते थे, तो रट्टा मारते थे, तो रिमेंबर करते थे हम लोग बार बार इन चीज़ों को। फिर हम अंडरस्टैंड करना सीख गए, उसके बाद हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हमने
एनालाइज किया, फिर हमने इवेल्युएट किया, और लास्ट में आता है क्रिएट करना। लास्ट में जाके हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं जब हम पीएचडी करते हैं। तो ये एक ऑर्डर है जिसको कि आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। एक और क्वेश्चन जो कि प्रीमाइज और कंक्लूजन की बेसिस पे पहले पूछे जाते थे क्वेश्चन, आप इसको कहते थे सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन। सिलोजिज्म वाले जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते थे एग्जाम में, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते थे हर बार हर सेशन में। लेकिन एनटीए ने पैटर्न चेंज किया और अब इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन पेपर से गायब हो चुके हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम चांस है कि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि इसको रिप्लेस करके, क्योंकि ये तो क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, तो क्या पूछा जा रहा है आज के टाइम पे? आज के टाइम पे आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। एंड गाइज, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे दिसंबर में, 100% इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, लॉजिकल इक्विवेलेंस। और मैं ये भी आपको बता दूं अभी कि ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं कि एक ही क्वेश्चन तो आएगा, छोड़ देते हैं। लेकिन वो 2 नंबर आपका सिलेक्शन तक रुकवा सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को कर लो। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी, आप देखेंगे ये वीडियो, लॉजिकल इक्विवेलेंस। इस एक क्लास को देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, बिकॉज मैंने बहुत ही ईजी वे में समझाया। मतलब एक 6th 7th क्लास के बच्चे को आप दिखाएंगे ना, तो भी वो इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाएगा। इतने ईजी तरीके से समझाया मैंने, रूल्स बना करके, रूल्स समझा करके बच्चों की तरह क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई है मैंने। ना सिर्फ टॉपिक बताया बल्कि मैंने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई है। तो उस क्लास का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, आप जरूर देखें उस क्लास को। और 2 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे, गारंटी की कंफर्म हो ही जाएंगे आपके उस क्लास को देखने के बाद। और इस तरह के क्वेश्चन भी आज के टाइम पे काफी ज्यादा बन रहे हैं, जहां पर आपको स्टेटमेंट, मतलब ऑप्शन गिवन है, अब आपको चुनना है इसमें से कि ए एंड बी सी ओनली है, या डी ओनली आंसर है, फिर ए सी डी है, फिर ए बी सी डी है। तो गाइस देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम पे। तो ये क्वेश्चंस जो है थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, आपका टाइम खाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले आपको सभी को पढ़ना होता है, फिर आपको चुनना होता है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है इसमें से। तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे आप ये पढ़ेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाओ और फिर देखो कि ए बी सी है क्या। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है कि आप ये आइडेंटिफाई कर लें इन चारों में कि आंसर कौन सा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स परफॉर्म दी फॉलोइंग फंक्शन। तो जो रेगुलेटर होते हैं जैसे यूजीसी है, तो या फिर जो दूसरी तरह के जो रेगुलेटर्स होते हैं, वो किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कौन सा नहीं होगा, मतलब रेगुलेटर कौन सा काम नहीं करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ टीचिंग फैकल्टी का काम इनका नहीं होता है। यूजीसी तो थोड़ा ना सिलेक्शन कराने आएगा, वो तो यूनिवर्सिटी खुद इंटरव्यू लेती है, खुद एग्जाम कंडक्ट करवाती है रिक्रूटमेंट के लिए, है ना, एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, इंटरव्यू भी खुद ही लेती है और सिलेक्शन भी करती है। तो वो तो यूनिवर्सिटी का काम है, वो यूजीसी का काम नहीं है। तो इसका मतलब जो बी है वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हमने देखा कि यहाँ पर बी है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ पर बी है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो केवल डी तो होगा नहीं, क्योंकि क्वालिटी बेंचमार्किंग तो अकेले काम करेगा नहीं, डिसबर्समेंट ऑफ पब्लिक फंड भी इसी का काम है, परमिशन टू ग्रांट डिग्री इसका भी काम है यूजीसी का, है ना। तो ये सारे काम इसके हैं, इसका मतलब ए सी डी ही इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप टाइम बचा सकते हो उस ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो कि इसका आंसर नहीं हो सकता। जैसे टीचिंग का फैकल्टी का जो सिलेक्शन है वो यूजीसी का काम नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी का काम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता जैसे कि मैंने बताया। तो जहां जहां पे बी है उसको एलिमिनेट कर दिया हमने कि ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि ए सी डी ही इसका आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और आंसर होने के चांसेस भी, आंसर सही होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसे देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में आज के टाइम में बन रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चंस हैं ये वाले, इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जहां पर कोई यूनिवर्सिटी का कोई स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया कि एनसीईआरटी कब स्टैब्लिश हुई थी, बताओ, यूजीसी कब स्टैब्लिश हुई थी। इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। क्रोनोलॉजी भी तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी कंफर्म है। मैच ऑफ द फॉलोइंग पे भी गारंटीड क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। चूज फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन, ये तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे जो मैं बता रहा था ना कि ए बी है ओनली, या बी सी डी है, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे मिल सकते हैं। और फिर इन द ब्लैंक्स, ये जो मैंने आपको स्टार लगा दिए हैं, यानी फर्स्ट वाला आपको, फोर्थ वाला, फिर फिफ्थ, सिक्स, इसके अलावा सेवन्थ हो गया और नाइन्थ हो गया। अब जो गायब हो चुके हैं सेकंड, थर्ड एंड एट्थ, ये आपके एग्जाम से गायब हो चुके हैं। तो ऐसे ही कुछ बदलता हुआ पैटर्न है एग्जाम का, जो कि आपको समझना चाहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब जो बच्चे नहीं समझेंगे वो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी करते रहेंगे, बैठ के ये भी करते रहेंगे। तो क्या फायदा, आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो अपना।
ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं एग्जाम में, तो ऐसे में देखो क्वेश्चन करना गलत बात नहीं है, लेकिन टाइम हमारे पास लिमिटेड है। तो ऐसे में इस तरह के क्वेश्चन मत करो ना जो एग्जाम में नहीं आएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना और जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी वीडियोस देखा करो। मैं हमेशा आपको टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करना है उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊँ एग्जाम टारगेटेड टू द पॉइंट, तो आप इनरोल कर सकते हैं। अभी स्पेशल 1 मंथ का हमने कोर्स स्टार्ट किया था सुपर फास्ट बैच दिसंबर एग्जाम के लिए, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस ये हम आपको पढ़ाते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिल जाता है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट को डिजाइन इस तरीके से किया गया था कि सिलेबस प्लस रिवीजन आप मिनिमम टाइम में कर सकें, तो आप इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप की तैयारी अगर जून एग्जाम के लिए है, तो आप 6 मंथ वाला कोर्स कंसिडर करिए। बिकॉज 6 मंथ वाला कोर्स आपको दिसंबर में भी हेल्प करेगा और जून वाले एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तो आप 6 मंथ वाला कोर्स कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका टारगेट जो है वो जून एग्जाम है। तो करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जामिनेंट ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू।